आप हुक्म करो जी। अपनी कमीज ऊपर उठा और मुंह दूजे पासे कर। हबशी ने रोबोट की तरह हिदायत पर अमल किया और कमीज उठाने के बाद मुंह दीवार की तरफ करके खड़ा हो गया था। चौधरी मुख्तार ने जैसे सब कुछ पहले ही से सोच रखा था। उसने दराज में से एक उस्तरा निकाला और हबशी की पुश्त पर दोनों कांधों के दरमियान 2-3 इंच का कट लगा दिया। खून रिसने लगा। चौधरी ने पुराने कपड़े से खून पहुंचा और एक दूसरे मुलाजिम फखरी को आवाज दी। चौधरी की हिदायत पर फखरी एक थाली में चूल्हे की राख और जख्म पर बांधने के लिए कपड़े की पट्टी और रुई वगैरह ले आया। राख से खून का रिसाव बंद हो गया था। फिर रुई रखकर बगलों के नीचे से पट्टी बांध दी गई। उसके बाद हबशी ने अपनी बनियान और कमीज जो ऊपर कंधों पर चढ़ाई हुई थी नीचे गिरा दी। 5-10 मिनट बाद हबशी और चौधरी मुख्तार दोबारा बैठक में मेहमानों के पास मौजूद थे। ले जी, ये है फिरोज, हम इसे प्यार से हबशी कहते हैं, चौधरी मुख्तार ने राना सेठ से कहा। फिर बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए बोला, चढ़ाई के मुकाबले में असल हीरो तो यही है। वो तो इसकी चोट की वजह से माई सकीना का पुत्र आधा आगे निकल गया। चौधरी मुख्तार हबशी को सब कुछ समझा कर लाया था। दोनों मेहमानों ने हबशी से बातचीत की। हबशी ने मेहमानों को अपनी कमर पर बंधी हुई पट्टी भी दिखाई और अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया। राना सेठ और कैमरामैन अबरार ने रात वहीं चौधरी की हवेली नुमा घर में गुजारी। सुबह वो लाली गांव से 2-4 और बंदों से भी मिले। उनमें आधे की मां सकीना भी थी। उन मुलाकातों में राना सेठ और नादिर को यकीन हो गया कि आधा रोजगार के सिलसिले में लाहौर या कराची जा चुका है और फिलहाल उसका कोई अता पता नहीं और ना उसका किसी से राब्ता है। वो लोग चौधरी के बंदे हबशी को लाहौर ले जाने पर रजामंद हो गए। कबाड़खाने में कबाड़ तोलते तोलते आदिल को 20-25 रोज हो चुके थे और ये बात अच्छी तरह उसकी समझ में आ गई थी कि यहां उसे कुछ हासिल नहीं होगा। कदीर के रवैये ने भी उसे मायूसी किया था। वो अब सोच रहा था कि कोई और काम देखे। उन दिनों अभी मोबाइल फोन वगैरह का ज्यादा आम रिवाज नहीं था। राब्ते का जरिया आम फोन या खत वगैरह थे। फोन तो उस गांव में था ही नहीं। आ जाके खत का ही सहारा था। वो खत लिखना जानता था। उसने खुद ही खत लिखकर गांव के पते पर पोस्ट कर दिया था और मां को बताया था कि वो खैर खैरियत से है। बाग में मजदूरी करने के बावजूद उसने मैट्रिक पास किया था और उसे आगे पढ़ने का शौक भी था। गांव के लड़कों में वो पढ़ा लिखा समझा जाता था। गांव में जब मकामी मास्टर नहीं होते थे, गांव के लोग आदिल से खत के अलावा टेलीग्राम वगैरह भी पढ़वा लेते थे। कबाड़खाने में ही सादिक नाम का एक लड़का उसका दोस्त बन गया था। वो भी यहाँ कबाड़खाने में अपने काम से मुतमईन नहीं था और मालिक कदीर के रवैये से भी शाकी था। उसकी सोच भी यही थी कि उसे कहीं और किस्मत आजमानी चाहिए। एक दिन जब वो दोनों सारे दिन के थके हारे कबाड़खाने से मुलाका कोठरी में बैठे थे और कूड़े करकट की बू सूंघ रहे थे, सादिक ने आग पर हाथ सेंकते हुए कहा, आधे यहां एक नुमाइश लगी हुई है, वही जिसे वो क्या कहते हैं, हाँ, सनती नुमाइश। यहां बहुत तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। लोग रंग बिरंगी चीजें बेचते हैं। तो वहां जाकर क्या करेंगे? वहां तो भरी हुई जेबों वाले लोग जाते हैं। यार, खरीदने नहीं जाएंगे, देखने जाएंगे। क्या पता किसी छोटे मोटे कारोबार का आइडिया हमारे दिमाग में भी आ जाए। उस रोज तो प्रोग्राम नहीं बन सका, लेकिन अगले रोज शाम 7 बजे के करीब वो दोनों उस सनती नुमाइश में घूम रहे थे। यहां बच्चों और बड़ों की तफरीह के बहुत से सामान मौजूद थे, झूले, सर्कस, जादू के खेल वगैरह। घूमते घूमते सादिक ने कहा, ओए आधे, बागड़ बिल्ले, जोर आजमाई करनी है तूने? यहां एक जगह कई तरह के मुकाबले होते हैं। मुक्के की ताकत देखना, भारी वजन उठाना, बाजू छुड़ाना, बाजू लड़ाना, पानी में देर तक डुबकी लगाना वगैरह वगैरह। ऐसे मुकाबलों पर इनाम शनाम भी होते हैं। यहां कोई राना क्लब है, वहां होता है ये सब कुछ। लेकिन अंदर जाने की टिकट भी तो होती होगी। यार, अगर टिकट होगी तो वापस आ जाएंगे। उन्होंने कोई पकड़कर थोड़ी ही बिठा लेना है हमें। कुछ ही देर बाद वो दोनों नुमाइश के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए राना क्लब के वसी इहाते के सामने पहुंच गए। राना क्लब के अल्फाज एक बड़े बोर्ड पर रोशनियों की शक्ल में जगमगा रहे थे। अंदर भी वफर लाइटिंग की गई थी। इहाता तमाशाइयों से भरा हुआ था। यहां पहुंचते ही आदिल थोड़ा सा चौंका। इहाते के बीचों बीच दरख्त के 2 बुलंद तने सीधे खड़े थे। ये खुश खजूर के वैसे ही तने थे जो शाह नवाना के मैदानों में पुराने वक्तों से गड़े हुए थे। ये क्या चक्कर है भाई? आदिल ने सादिक अली से पूछा। सादिक ने करीब खड़े एक नौजवान से पूछा,
भाईजान, ये सूखे दरख्त यहाँ क्यों खड़े किए गए थे? बड़ा जोरदार मुकाबला होता है भाई यहाँ। ज्यादा लोग यहाँ इसी मुकाबले को देखने के लिए खड़े हैं। किस तरह का मुकाबला है? आदिल ने पूछा। राना क्लब वालों ने 3 लाख रुपए नकद इनाम रखा हुआ है। उनका बंदा सिर्फ 14 सेकंड्स में इस 36 फुट ऊंचे दरख्त पर चढ़कर दिखाता है। जो इससे कम वक्त में दरख्त पर चढ़ेगा उसे फिलफौर ये इनाम मिलेगा। 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई नहीं जीता, बल्कि दुगने वाला मुकाबला भी बस 6-7 लड़के ही जीते होंगे। दुगने वक्त वाला मुकाबला? आदिल ने पूछा। हाँ, क्लब वालों का दूसरा चैलेंज यह है कि जो बंदा दुगने वक्त यानी 28 सेकंड में चढ़कर दिखाएगा उसे 5,000 रुपए दिया जाएगा। आदिल के चेहरे पर दबा दबा जोश लहर लेने लगा था। उसने जमा साल शख्स से पूछा, कोई टिकट भी है मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए? 300 रुपया। काफी सारा रुपया तो ये लोग टिकटों पर ही कमा चुके होंगे। इसके अलावा शर्तें वगैरह भी लगती होंगी। परसों मुल्तान से 2 लड़के आए हुए थे। उन्होंने काफी सख्त मुकाबला किया क्लब के लड़कों से, पर जीत नहीं सके। आदिल अपने दोस्त सादिक को एक तरफ ले गया, फिर बड़े एतमाद से बोला, सादिक, मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूं। उधर हमारे गांव के पास शाहनवाना में भी ऐसी खेट होती है, पुराने वक्तों से हो रही है। इसको चढ़ाई कहते हैं। अभी कोई 1 महीना पहले मैंने मेले में ये मुकाबला जीता है। पूरे 2000 का इनाम मिला था मुझे। पर यह तेरा गांव नहीं है, शहर है बागड़ बिल्ले। क्लब वालों का खिलाड़ी कोई ऐसा वैसा तो नहीं होगा ना? ये ना हो कि खामखा 300 रुपया बर्बाद हो जाए हमारा। नहीं यार, नहीं होगा। तुझे कहा ना कि मैं जीत कर दिखा सकता हूं, और अगर ना भी हुआ तो दुगने वाला मुकाबला तो समझो अपनी जेब में है। दुगने वक्त का 5,000 बताया है ना उस बंदे ने। सादिक ने इस बात में सर हिलाया और पुरसोच लहजे में बोला, अच्छा ऐसा कर, पहले एक आध मुकाबला देख ले, फिर तुझे अंदाजा हो जाएगा कि यहां क्या हो रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये लोग आसानी से किसी को जीतने देते होंगे। आदिल और सादिक कुछ और आगे चले गए। इहाते में दाखिले के लिए कोई टिकट नहीं था। लोग बाहर खड़े होकर भी ये तमाशा देख सकते थे। बहरहाल ये दोनों हुजूम में घुसकर दरख्तों के कुछ और करीब हो गए। क्लब के इहाते में जोर आजमाई के दीगर मुजाहरे भी जारी थे। कुछ नौजवान एक तरफ वेट लिफ्टिंग में मशगूल थे। खिलाड़ियों के हामी नारेबाजी कर रहे थे। एक जानिब हाथ की गिरफ्त का जोर नापने वाली बड़ी सी मशीन पड़ी थी और नौजवानों की एक टोली उसे घेरे हुए थी। इस तरह के दीगर मसरूफियात और भी थीं, लेकिन लोगों की असल तवज्जो उसी खजूर के तनों वाले खेल की तरफ थी। तनों के पीछे दाएं तरफ एक बहुत बड़ा क्लॉक था। यह क्लॉक 14-15 फुट ऊंचे पोल पर नस्ब था। यह दरअसल एक डिजिटल स्टॉप वॉच थी। इस स्टॉप वॉच में रिकॉर्ड टाइम दर्ज था जो क्लब के खिलाड़ी ने 36 फुट ऊंचे तने पर चढ़ने में सर्व किया था, यानी 14.10 सेकंड। थोड़ी देर बाद एक नौजवान किस्मत आजमाई के लिए मैदान में आ गया। ये कॉलेज का स्टूडेंट था और जिम्नास्टिक में माहिर था। बहरहाल जिम्नास्टिक एक अलहदा चीज है। खजूर के खुरदरे दरख्त पर हाथ पांव की मदद से चढ़ना एक दीगर बात है। उस नौजवान ने पहले आजमाइश के तौर पर दरख्त पर थोड़ी सी चढ़ाई की, फिर असल मुकाबला शुरू हुआ। वो तने पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो गया। एक घड़ियाल पर चोट पड़ी। इसके साथ ही नौजवान ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जिम्नास्टिक का खिलाड़ी होने के बावजूद वो दुगने वक्त वाला मुकाबला भी नहीं जीत सका। उसने दरख्त के आखिरी सिरे तक पहुंचते पहुंचते हाथ मारकर सुर्ख झंडी नीचे गिराने में तकरीबन 30 सेकंड लगाए। ये मंजर देखने के बाद आदिल का जोश सवा हो गया। उसने सादिक के कान में सरगोशी करते हुए कहा, हम इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। मेरे पास 250 रुपया है, 50 रुपए दो, हम टिकट लेते हैं। कुछ देर तजब्जुब में रहने के बाद सादिक ने 50 रुपए आदिल के हाथ पर रख दिए। उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग मुख्तलिफ तबसरों में मसरूफ थे। बहुत से ऐसे थे जो नाकाबिले यकीन नजरों से 14.10 के फिगर की तरफ देख रहे थे। शायद वो अपनी आंखों से 14.10 वाली कारकर्दगी देखने की ख्वाहिश रखते थे। आदिल ने तने की बुलंदी देख ली थी और बाकी सारी सूरत हाल भी भांप ली थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो ये 14.10 सेकंड वाला रिकॉर्ड तोड़ लेगा। तो क्या वाकई उसे वादे के मुताबिक 3 लाख रुपया इनाम में दे दिया जाएगा? क्या क्लब वाले हस्बे अंदेशा कोई घपला शपला कर देंगे? बहरहाल इत्मीनान की बात यह थी कि यहां काफी लोग मौजूद थे और 1-2 फोटोग्राफर्स पर भी आदिल की नजर पड़ी थी। सादिक ने बताया था कि ये अखबारी फोटोग्राफर हैं।
अचानक एक हाथ आदिल के कंधे पर आया और वो बुरी तरह चौंक गया। उसने मुड़कर देखा और भौंचक्का रह गया। उसके सामने चौधरी मुख्तार का बेटा छोटा चौधरी नासिर खड़ा था। चौधरी नासिर, तुम यहां? आदिल ने हैरान होकर कहा। हाँ, आओ मेरे साथ। दराज कद नासिर ने जवाब दिया और उसका हाथ पकड़कर हुजूम से बाहर निकालना शुरू कर दिया। आदिल ने सादिक को भी इशारा कर दिया। वो भी उसके साथ चल पड़ा तो थोड़ी ही देर बाद वो तीनों एक बड़े शामियाने के पीछे नीम तारीकी में खड़े थे। तुम यहां कैसे आदे? नासिर ने पूछा। बस नुमाइश देखने के लिए आ गया। तुम्हें बताया था ना कि यहां बादामी बाग में कदीर के पास ठहरना है। हाँ, बताया तो था तूने, नासिर ने कहा। वो कुछ घबराया और सटपटाया हुआ सा नजर आ रहा था। आदिल ने कहा, तुमने देखा ना नासिर भाई, ये वैसा ही मुकाबला है जैसे हमारे गांव में चढ़ाई वाला मुकाबला होता है। क्या पता किसी ने वहीं मेले में ये सारा तमाशा देखा हो और यहां भी शुरू कर दिया हो। नासिर खामोश रहा। आदिल ने पुरजोश लहजे में कहा, नासिर भाई, यहां पूरे 3 लाख का इनाम है और मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूं तो ये जीत सकता हूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? नासिर ने मुस्कुरा कर कहा, ख्याल तो सही है, लेकिन असल बात का तुम्हें पता नहीं है। क्या मतलब नासिर भाई? यहां ये सारा बखेड़ा मैंने ही पाला हुआ है। क्लब का मालिक राना सेठ यार है अपना, वही उधर गांव किया था। उसे खेत पसंद आई थी। कोई वीडियो शेडियो देखी थी तूने उसकी? आदिल के होंठ बेसाख्ता दायरे की शक्ल में सुकड़ गए। चौधरी नासिर ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, यहां हम हबशी से काम ले रहे हैं। उसने राना सेठ की मर्जी के मुताबिक काम किया है। राना सेठ खुश है उससे। लोग भी उसके काम को पसंद कर रहे हैं। वो देखो पीछे, वो तस्वीर लगी है उसकी। लोग उसे देखने के लिए हर रोज थड़ाथड़ यहां पहुंचते हैं। एक तरफ 15-20 फुट ऊंचे खंभे पर फिरोज उर्फ हबशी की बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उसने अपनी उंगलियों से फतह की वी बनाई हुई थी और चैलेंज करने वाले अंदाज में खड़ा था। आदिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन नासिर भाई, तुम तो जानते हो मैं हबशी को आसानी से हरा चुका हूं। मैं यहां के लोगों को और ज्यादा हैरान कर सकता हूं। तुम ठीक कह रहे हो आदे, लेकिन मसला यह है कि अब लोग यहां सिर्फ हबशी को देखने के लिए आ रहे हैं। वो क्या कहते हैं, हाँ, उसकी मार्केट बन गई है अब। वो जिस तरह फिल्म एक्टरों की मार्केट नहीं बनती, फिर वो जैसे भी हों लोग उनको ही देखना पसंद करते हैं। हाँ, एक काम हो सकता है, आखिर में नासिर ने जरा पुरसोच अंदाज में कहा। आदिल सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। नासिर कहने लगा, राना साहब ने 2-2.5 महीने बाद फैसलाबाद की नुमाइश में भी अपना क्लब लेकर जाना है। उन्होंने वहां ये आइटम रखा तो फिर तुम उसमें हिस्सा ले लेना। वहां शामियानों के अकब में खड़े खड़े नासिर और आदिल में करीबन 20-25 मिनट बात हुई। इस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही था कि फिल वक्त आदिल सामने नहीं आ सकता, बल्कि आइंदा उसे यहां नुमाइश में ही आना नहीं चाहिए। नासिर ने उससे यह भी कह दिया कि वो यहां कदीर कबाड़िए की नौकरी वगैरह छोड़ दे और पसरूर चला जाए। वहां उसका कोई दोस्त फुटबॉल वगैरह बनाने का काम करता था और नासिर की सिफारिश पर आधे को मुनासिब और मुस्तकिल मुलाजमत मिल सकती थी। आखिर में नासिर ने यह भी कहा कि अगर तुमने सियालकोट वाली नुमाइश में हिस्सा लेना हो तो तुम्हें आसानी रहेगी। तुम पसरूर से सियालकोट 2 घंटे में आ जा सकते हो। आदिल शहर में नया नया जरूर आया था, मगर इतना भोला भी नहीं था कि नासिर की बातों का मतलब न समझता। नासिर फिलहाल उसे इस नुमाइश और क्लब से दूर रखना चाहता था। वैसे भी पिछले चंद माह से नासिर उसे बड़ी कड़ी नजरों से देखता था। आदिल को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि ताया फरासत के घराने से चौधरी मुख्तार के बड़े पक्के राब्ते हैं। कई लोग ये भी कहते थे कि चौधरी मुख्तार अपने बेटे नासिर के लिए फरासत की बेटी शहजादी का रिश्ता लेना चाहते हैं। ऐन मुमकिन था कि नासिर को शहजादी और आदिल के हवाले से थोड़ा बहुत शक भी हो चुका हो। दबी दबी बातें तो गांव में गर्दिश करती ही रहती थीं। गुफ्तगू खत्म करने से पहले नासिर ने आदिल से कहा, अब कहां जाना है तुमने? वापस बादामी बाग में ही जाऊंगा। चलो फिर मैं राना के ड्राइवर से कहता हूं वो तुम्हें छोड़ आए। उसने भी उधर यादगार की तरफ ही जाना है। हाँ, मगर कल हमारी मुलाकात जरूर होनी चाहिए। ड्राइवर तुम्हारा ठिकाना देख लेगा। मैं कल वहीं आ जाऊंगा। पसरूर वाली नौकरी के बारे में तफसील से कल बात कर लेंगे। अचानक सब कुछ उलट पुलट हो गया।
एक बंदा खेमे की ओर से निकलकर सामने आ गया। आदिल ने पहचान लिया, ये वही कैमरामैन था जो चंद हफ्ते पहले शाहनवाना के मेले में आया था और खेल तमाशों की वीडियो बनाता रहा था। आदिल को यूं महसूस हुआ जैसे उसने नासिर और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू या गुफ्तगू का कुछ हिस्सा सुन लिया है। उसके चेहरे पर दबा दबा जोश था। वो आदिल से मुसाफा करते हुए बोला, मैंने पहचान लिया भाई तुम्हें। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहां इतने बड़े शहर में तुमसे ऐसे अचानक मुलाकात हो जाएगी। जबरदस्त, वंडरफुल। आदिल ने देखा चौधरी नासिर का रंग फीका पड़ गया था। इससे पहले कि वो कुछ कहता, कैमरामैन ने आदिल की कलाई पकड़ी और बोला, आओ तुम्हें राना साहब से मिलवाऊं, बड़े खुश होंगे। वो आदिल को अपने साथ लेता चला गया। आदिल ने सवालिया नजरों से नासिर की तरफ देखा। नासिर जैसे समझ नहीं पा रहा था कि इस मौके पर क्या करे। इससे पहले कि वो अपने होठों को हरकत देता, कैमरामैन उसे खींचता हुआ क्लब के आरजी दफ्तर की तरफ ले आया। 2 मिनट बाद आदिल शामियाने के सजे सजाए दफ्तर के अंदर एक फरबा अंदाम नीम गंजे शख्स के रूबरू खड़ा था। कैमरामैन उसका तारुफ कराते हुए नीम गंजे शख्स से कह रहा था, राना साहब, यही वो लड़का जिसे आपने वीडियो में देखा था। ये आजकल यहां बादामी बाग में कबाड़िए का काम कर रहा है। बस इत्तेफाक ही है कि यहां नुमाइश में चला आया है। राना साहब ने आदिल को सरतपा देखा और उनकी आंखों में तारीफ की झलक नजर आई। आदे का सरापा वाकई मुतासिर करने वाला था। उसकी सबसे अहम जिस्मानी खुसूसियत उसका कुशादा सीना और गैर मामूली पतली कमर थी। कोई भी शख्स उसे देखकर यह अंदाजा लगा सकता था कि उसके जिस्म में बेहतरीन एथलीट्स वाली लचक और सुबक रवि है। कैमरामैन चंद कदम चलकर राना सेठ के करीब पहुंचा, फिर मुअद्दब अंदाज में झुककर उनके कान में एक तवील सरगोशी की। राना सेठ असबात में सर हिलाता रहा। आदिल को अंदाजा हुआ कि सरगोशी का ताल्लुक शायद चौधरी नासिर और उसके रवैये से है। राना सेठ ने आदिल को इशारे से अपने पास बुलाया और कुर्सी पर बैठने को कहा। आदिल झिझकता हुआ बैठ गया। राना सेठ बोला, हबशी को हरा सकते हो तुम? हराने को तो हरा सकता हूं, लेकिन वो चौधरी नासिर कह रहा था कि चौधरी नासिर को छोड़ो, तुम जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब दो। हबशी को हरा लोगे? उसका टाइम वहां सामने लिखा हुआ है, घड़ी पर तकरीबन 14 सेकंड। आदिल ने गहरी सांस ली और बोला, अगर ये हबशी का टाइम ही है तो मैं इससे कम वक्त में चढ़कर दिखा दूंगा जी। ठीक है, देख लेते हैं, राना सेठ ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद आदिल खुले मैदान में हबशी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार था। छोटा चौधरी नासिर और हबशी भी वहां मौजूद थे। छोटे चौधरी नासिर की आंखों में नाराजी थी। हबशी भी तीखी नजरों से आदिल को घूर रहा था। चौधरी नासिर के चेहरे से साफ आया था कि वो अंदर से खौल रहा है और अगर उसे मौका मिले तो वो कभी भी आदिल को इस मुकाबले में हिस्सा न लेने दे। बहरहाल राना सेठ की मौजूदगी में वो चुप रहने पर मजबूर था। 300-400 तमाशाइयों और मीडिया वालों की मौजूदगी में आदिल ने चंद मिनट के लिए खुद को वार्म अप किया और फिर चढ़ाई के लिए तैयार हो गया। हस्बे मामूल घड़ियाल पर चोट पड़ी और आदिल ने फुर्ती से दरख्त पर चढ़ना शुरू किया। स्टॉप वॉच के हिंद से भी तेजी से मुतहर्रिक हो गए। तमाशाई हौसला अफजाई में मसरूफ थे। जब आदिल ने तकरीबन 38 फुट की बुलंदी पर जाकर सुर्ख झंडी नीचे गिराई तो स्टॉप वॉच 12.10 सेकंड पर रुक गई। आदिल ने हबशी के रिकॉर्ड टाइम से पूरे 2 सेकंड कम वक्त लिया था। करीब व जवार तालियों और हौसला अफजाई की आवाजों से गूंज उठे। आदिल ने नीचे उतरते हुए देखा, उसका साथी सादिक खुशी से चिल्ला रहा था और उछल रहा था। कैमरामैन अबरार और राना सेठ के चेहरे भी खुशी से तमतमाए हुए थे। वो नीचे उतरा तो लोगों ने उस पर शाबाशी थपकियों की बारिश कर दी। सादिक ने दूसरे अफराद के साथ मिलकर उसे कंधों पर उठा लिया। आदिल ने इसी पर बस नहीं किया। 10-15 मिनट बाद एक बार फिर ट्राई किया। इस दफा उसकी रफ्तार मजीद बेहतर हुई। उसने तकरीबन 1 सेकंड मजीद कम वक्त लिया। अब उसका रिकॉर्ड 0.15 सेकंड था। हिंद से जगमगा रहे थे और जैसे खामोशी की जुबान में पुकार रहे थे कि हाथ कंगन को आरसी नहीं। अगर किसी में इससे ज्यादा दम है तो आए और करके दिखाए। आदिल ने देखा फिरोज उर्फ हबशी वाज़ेह तौर पर अफसरदा दिखाई देता था। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया था मगर अपने रिकॉर्ड में 1/4 सेकंड की मामूली सी बेहतरी ही ला सका। सैकड़ों लोगों के सामने राना सेठ ने आदिल की कलाई अपने हाथ में पकड़ी और उसका बाजू हवा में बुलंद करके उसकी फतह का ऐलान किया। इस मौके पर बज़ाहिर छोटा चौधरी नासिर भी खुश नजर आ रहा था।
और उसने आदिल को मुबारकबाद भी दी थी, लेकिन आदिल का दिल गवाही दे रहा था कि अंदर से चौधरी नासिर बुरी तरह तबाह हुआ है। ये 2-3 घंटे आदिल के लिए काया पलट साबित हुए थे। वो जेब में 250-300 रुपए लेकर नुमाइश देखने के लिए आया था, मगर अब उसके कांधे पर आनन फानन राणा सेठ का हाथ आ गया था। राणा के मुलाजिम उसके आगे पीछे फिर रहे थे। राणा सेठ ने मुस्कुराते हुए आदिल की तरफ देखा। जाहिर है भाई, ऐलान शुदा इनाम तो तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि तुम अपनी ही फील्ड के बंदे हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें 30,000 का नकद इनाम देता हूं। इसके अलावा तुम्हें फौरी मुलाजमत की भी ऑफर है। 20,000 रुपए माहाना, खाना, रिहाइश और दीगर सहूलतें क्लब के जिम्मे। इसके अलावा तरक्की के भी पूरे पूरे मौके मौजूद हैं। लेकिन मुझे करना क्या होगा सेठ साहब? यही जो अभी करके दिखाया है, और यह भी रोज तो नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी। आराम ज्यादा, काम कम। सेठ फिर मुस्कुराया। उसकी छोटी छोटी आंखों में कारोबारी चमक थी। आदिल ने कनखियों से छोटे चौधरी नासिर की तरफ देखा। वो सपाट चेहरे के साथ बैठा था, मगर आदिल को अंदाजा हो रहा था कि इस सपाट चेहरे के पीछे गहरी कदूरत मौजूद है। आदिल को खामोश पाकर सादिक ने उसे पीछे से ठोका दिया। मतलब यही था कि वो क्या हिमाकत फरमा रहा है, फौरन ऑफर कबूल कर ले। आदिल ने ऑफर कबूल कर ली। कब से शुरू करोगे? राणा सेठ ने पूछा। जी कल ही हाजिर हो जाऊंगा। यहां बादामी बाग में मेरा कुछ सामान पड़ा है, वो लाना है और 1-2 दोस्तों से मिलना है। ठीक है, कल शाम तक पहुंच जाओ, सेठ ने कहा। फिर हबशी और चौधरी नासिर की तरफ देखकर उनकी अशोई के लिए बोला, चौधरी नासिर, तुम्हारे बंदे की मुलाजमत भी बरकरार है भाई। मैं समझता हूं कि इन दोनों की मौजूदगी से मुकाबले का माहौल पैदा होगा, और मुकाबले का माहौल किसी भी काम के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगले चंद घंटे के अंदर मुकाबले का यह माहौल कुछ और ही रंग इख्तियार कर गया। आदिल और सादिक नुमाइश से बादामी बाग वापस आ गए। अपने दोस्त की कामयाबी पर सादिक भी बहुत खुश था। उसे ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि आदिल की अच्छी मुलाजमत की वजह से उसे भी राणा सेठ के पास कोई ढंग का काम मिल जाएगा। अपनी कबाड़ खाने वाली कोठरी में बैठकर दोनों दोस्त लोहे की अंगीठी पर हाथ सेंकते रहे और इस हैरान कुन काया पलट के बारे में बातचीत करते रहे। फिर सादिक तो सो गया, लेकिन आदिल जागता रहा। राणा सेठ ने उसे 30,000 रुपए नकद देने का वादा किया था। इसके अलावा माहाना 20,000 की नौकरी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि आनन फानन ये सब कुछ हो चुका है। उसे मां और शहजादी दोनों शिद्दत से याद आई। उसका जी चाहा शहजादी उसके सामने हो, वो उसे बताए कि उसने सपनों की मंजिल की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया है। वो इस सफर को तेज से तेज तर करेगा और उसकी मोहब्बत की दी हुई ताकत से मंजिल पर पहुंचकर दिखाएगा। उसने तसव्वुर ही तसव्वुर में देखा कि शहजादी ये बातें सुन रही है। वो शर्मा रही है और उसने जरा आगे झुककर अपनी पेशानी उसके सीने से लगा दी है। उसने शहजादी को बाहों में ले लिया है। अचानक आदिल को अपने तसव्वुरात से बाहर आना पड़ा। कोठरी के दरवाजे से बाहर आहटें सुनाई थीं और फिर जोरदार दस्तक सुनाई थी। यह रात तकरीबन 2 बजे का वक्त था। आदिल ने लिहाफ से सर निकालते हुए पूछा, कौन है? दरवाजा खोल आदे। बाहर से छोटे चौधरी नासिर की भारी आवाज सुनाई थी। या अल्लाह खैर, आदिल ने दिल ही दिल में कहा और चारपाई से उतरकर दरवाजा खोल दिया। इस दौरान में सादिक भी जाग गया था। दराज कद चौधरी नासिर तुंद बगोले की तरह अंदर दाखिल हुआ। हबशी के अलावा एक और हट्टा कट्टा शख्स भी उसके साथ था। यह भी नासिर के पालतू मुलाजिमों में से था। सादिक ने लालटेन की लौ ऊंची की। नासिर ने कीना तोस नजरों से आदिल को देखते हुए कहा, तुझे कहा था ना आदे, इस मामले में ना तूने अपनी मनमानी की। क्या चाहता है तू? टक्कर लेगा हमसे? अल्लाह मुआफ करे नासिर भाई, मैं अपने चौधरियों से टक्कर लेने का सोच भी नहीं सकता। आपने देखा ही है, जो कुछ हुआ वो मेरी मर्जी के बगैर हुआ है। सेठ साहब ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। अच्छा, सेठ साहब ने तुझे बोलने ही नहीं दिया, लेकिन अब तो सेठ यहां नहीं है ना। अब तो तू अपनी मर्जी चला सकता है ना। बता अब क्या करना है? मैं कुछ समझा नहीं नासिर भाई। देख आदे, तू इतना काका नहीं है, सब कुछ समझ रहा है और पहचान भी रहा है।
जिस तरह तू सोच रहा है इस तरह काम नहीं चलेगा। हबशी की नाकामी हमारी बदनामी है, तुझे पीछे हटना पड़ेगा। मैंने तुझे कल ही कहा था चुप करके पसरूर चला जा। मैंने उधर अपने दोस्त से गल कर ली है, तुझे पक्की नौकरी मिल जाएगी। हो सकता है कि आगे चलकर मैं तुझे कोई ठेका शेका भी ले दूं। वहां फुटबॉल का बहुत ज्यादा काम है, गेंद और बल्ले वगैरह भी बनते हैं। आदिल ने चंद लम्हे सोचा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, पर नासिर भाई, अब तो सेठ साहब से बात हो चुकी है। मैं तुम्हारे सामने ही जबान दे चुका हूं उनको। यानी तू नहीं जाएगा? नासिर की आंखों में अंगारे से दहक उठे। नासिर भाई, जरा ठंडे दिल से सोचो, मैं भी तो तुम्हारे ही पिंड का बंदा हूं। अगर मुझे कुछ कामयाबी मिलेगी तो वो भी तुम्हारी ही कामयाबी है, चौधरी मुख्तार साहब की कामयाबी है। बात तो एक ही है, हबशी ना सही मैं सही। देख आदे, ज्यादा बातें न बना। नासिर ने आंखें निकाली। मुझसे दो हरफी गल कर, तूने यहां से जाना है या नहीं? आदिल जरा संभल कर बोला, नासिर भाई, तुम क्यों मुझे पीछे रखना चाह रहे हो? उधर सेठ के बंदे अबरार ने मुझे बताया है कि वो लोग मेरा पूछने के लिए पिंड गए थे, मगर तुमने और बड़े चौधरी जी ने मेरा पता देने से इनकार कर दिया। कह दिया कि आधा लाहौर या कराची में है और उसकी कुछ खबर नहीं। हालांकि मैं तुम्हें पूरा पता देकर किया था। वो पता गुम हो गया था चौधरी साहब से, हबशी ने आंखें निकाल कर कहा। इसका मतलब है कि ऐसे नहीं मानेगा तू। नासिर का लहजा जहरनाक हो गया। अपनी मां की तरह अड़ियल है तू, पूरा पूरा अड़ियल है। आदिल के सीने में शोले भड़क उठे। देखो चौधरी, मेरी मां के बारे में कुछ ना कहना। चौधरी जहरखुन लहजे में गोया हुआ। लो भाई, सुल्तान राही जाग गया है इसके अंदर। इसकी मां के बारे में कुछ ना कहना। और बात है भी ठीक, ऐसी सच्ची खरी मां मिलती भी कहां से है। न ही ऐसा पुत्र किसी को नसीब होता है। दोनों झोपड़े में बैठकर हवेलियों और जागीरों के सुंदर सपने देख रहे हैं। मां गुर सिखा रही है और पुत्र इश्क पेच लाकर ताया के घर में नकाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह गंदी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। आधे पुत्र खुद भी जूते खाएगा और मां को भी पड़वाएगा। नासिर की आंखों में गजब के शोले थे। अब आदिल के लिए मजीद सहना मुमकिन नहीं था। वो एक चिंगाड़ के साथ चौधरी नासिर पर चा पड़ा। वो जैसे पहले से तैयार था। उसने खड़े खड़े टांग रसीद की। वो उचटती सी आदिल के सीने पर पड़ी, मगर यह जर्ब आदिल को रोकने में नाकाम रही। वो सीधा चौधरी नासिर पर आया और उसे अपने साथ लेता हुआ चारपाई पर गिरा। चारपाई टूट गई। आदिल का भरपूर घूंसा चौधरी नासिर के मुंह पर पड़ा। इससे पहले कि वो दूसरा घूंसा मारता, अगब से हबशी ने उसे बाजुओं में जकड़ लिया और एक धाड़ के साथ उसे हवा में उठाने की कोशिश की। आदिल ने अपनी दोनों टांगे जोड़कर नासिर के मुंह पर मारी और उसे फिर से जमीन बोझ कर दिया। हबशी उसे छोड़ने पर हरगिज आमादा नहीं था। आदिल ने सर के अगबी हिस्से से उसकी नाक पर जर्ब रसीद की, लेकिन वो सह किया। आदिल बचपन ही से लड़ाई भड़ाई का शौकीन था। खाली हाथ दो तीन बंदों से निमट लेना उसके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। लगता था कि उसका इंतहाई लचकदार और सुबक जिस्म बना ही मार धाड़ के लिए है। मगर यहां सूरत हाल अचानक ही गंभीर हो गई थी। हबशी के साथ ही हट्टा कट्टा ताजा भी आदिल पर छपट पड़ा। अब आदिल के दोस्त सादिक ने भी इस लड़ाई में कूदना जरूरी समझा। उसने आदिल को हबशी से छुड़ाने के लिए उसकी गर्दन में हाथ डाला और पूरे जोर से खींचने लगा। इस दौरान में ताजे ने अपनी कोहनी की ऐसी शदीद जर्ब सादिक को लगाई कि उसका जबड़ा टूटने की आवाज साफ सुनाई थी। वो नीम जान से होकर अंगीठी पर गिरा और अधबुझे अंगारे चारों तरफ बिखर गए। चौधरी नासिर फुंकारा और आदिल के चेहरे पर घूंसे रसीद करने लगा। आदिल ने एक बार फिर जोर मारा। वो हबशी की गिरफ्त से तकरीबन निकल ही गया था, मगर ताजे ने चारपाई के टूटे हुए पाए से उसके सर के पिछले हिस्से पर जर्ब लगाई। वो औंधे मुंह गिर गया। चंद अधबुझे अंगारे उसके सीने और बाजुओं पर बर्छियों की तरह चुभे। हड्डियां तोड़ दो हरामी की। चौधरी नासिर थाड़ा। उसकी सारी अंदरूनी नफरत और कदूरत अब शीशनाक की तरह फन फैलाकर बाहर निकल आई थी। लगता था कि वो आदिल को अपाहज करने के चक्कर में है। धमा चौकड़ी की आवाजों से कबाड़ खाने के दीगर मुलाजिम भी जाग गए थे। गालिबन उनकी आवाजों ने ही ढलाई के कारखाने में सोए हुए वर्करों को जगा दिया। कई अफराद अंदर घुस आए। वो चौधरी नासिर और उसके कारिंदों को आदिल से दूर करने की कोशिश करने लगे।
ممکن تھا کہ ان میں سے کچھ ناصر وغیرہ پر ٹوٹ بھی پڑتے، لیکن تب تک ہٹا کٹا بدماش تاجا اپنی قمیض کے نیچے سے بٹن سے کھلنے والا چاقو نکال چکا تھا۔ اس کا انداز گواہی دے رہا تھا کہ اگر اندر آنے والے افراد نے لڑائی میں شرکت کی تو وہ چاقو کا بے دریغ استعمال کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اندر آنے والے افراد صرف بیچ بچاؤ تک محدود رہے۔ گلی کا چوکیدار اور چند مزید افراد بھی اندر آ گئے۔ کچھ لوگوں نے مضروب عادل کو گھیر لیا، کچھ چودھری ناصر اور اس کے کارندوں کو دھکیل دھکال کر کوٹری سے باہر لے گئے۔ یہ لڑائی کسی بڑے سانحے میں تبدیل ہونے سے بچ گئی۔ صادق کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا، وہ دونوں ہاتھوں سے منہ دبائے کوٹری کے نیم پختہ فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ معاملہ تھانے کچہری تک پہنچ سکتا تھا، لیکن رانا سیٹھ بیچ میں کودا۔ اس نے کوشش کر کے اس گرما گرمی کو ٹھنڈا کیا۔ عادل کے کباڑیے دوست نے بھی، جو اب کارخانے دار بھی تھا، بیچ بچاؤ میں کردار ادا کیا۔ یہ لوگ ایک دو معزز بندوں کے ساتھ لالی گاؤں بھی گئے اور چودھری مختار کے ساتھ مل کر صلح صفائی کرائی۔ عادل کا ساتھی صادق میو ہسپتال کے ہڈی وارڈ میں زیر علاج تھا، اس کے جبڑے کا علاج ہو رہا تھا۔ اس سارے واقعے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حبشی رانا سیٹھ کی ملازمت چھوڑ کر گاؤں واپس چلا گیا۔ چھوٹے چودھری ناصر اور رانا سیٹھ کے تعلقات بھی تقریباً ختم ہو گئے۔ بہرحال عادل اور چھوٹے چودھری ناصر کی دبی دبی دشمنی میں جو چنگاریاں بھڑکی تھیں وہ بدستور چمکتی رہیں۔ عادل کو بڑی اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ چنگاریاں جلد یا بدیر پھر سے شعلہ بنیں گی اور ان کی تپش کسی نہ کسی شکل میں اس تک پہنچے گی۔ ایک دن رانا سیٹھ کے دفتر میں چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے عادل نے معتب انداز میں کہا، سیٹھ جی، میں سمجھتا ہوں کہ اب میری ماں کا وہاں گاؤں میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ چودھری اسے کسی نہ کسی طرح پریشان ضرور کریں گے۔ وہ بوڑھی جان ہے، پہلے ہی صدموں کی ماری ہوئی ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ کیا کوئی ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ میں ماں کو یہاں لاہور لے آؤں؟ میرا مطلب ہے کوئی چھوٹا موٹا گھر مل جائے۔ رانا سیٹھ نے سگریٹ کا لمبا کش لیا اور ناک سے دھواں چھوڑ کر بولا، اچھا، میں کوشش کروں گا کہ ایسا ہو سکے، لیکن تمہاری ماں کو تو پھر زیادہ تر اکیلا ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے تو مختلف نمائشوں میں شرکت کرنی ہوتی ہے، ادھر سے ادھر سفر کرتے ہی رہنا ہوتا ہے۔ کیا تمہارا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں ہے جو کسی دوسرے گاؤں میں یا شہر میں تمہاری والدہ کو رکھ سکے؟ نہیں سیٹھ جی، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، ہمارے سارے رشتہ دار کھاتے پیتے لوگ ہیں اور غریب رشتہ داروں سے میل جول رکھنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے۔ تو پھر گھبراؤ نہیں، بہت جلد تم اتنے غریب نہیں رہو گے۔ رانا سیٹھ نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، میں ہر طرح کی محنت کو تیار ہوں سیٹھ جی، کلب کا کام تو شام کے بعد ہی ہوتا ہے، سارا دن تو فارغ ہوتا ہوں، آپ بے شک کوئی اور کام بھی میرے ذمے لگا دیں۔ نہیں آتے، ابھی تم اپنا سارا دھیان اس چڑھائی والے کھیل کی طرف ہی رکھو، لوگ تمہارے کام کو پسند کر رہے ہیں، ہم اس میں کچھ نئی چیزیں شامل کر کے اسے اور دلچسپ بنائیں گے، تم اس میں بہت آگے جا سکتے ہو۔ باقی کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے یا ابرار سے کہہ دیا کرو۔ اور ہاں، مجھے پتا چلا ہے کہ سندھ سے کوئی لڑکا آ رہا ہے، کسی وڈیرے کا ہاری ہے، کھجور کے باغوں میں کام کرتا ہے، لگتا ہے کہ وہ کافی سخت مقابلہ کرے گا تمہارا۔ ان لوگوں نے کہیں اخبار میں خبر پڑی ہے ہمارے اس چڑھائی والے آئٹم کی، اور انعام کا بھی پتا چلا ہے ان کو۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ انعام اب 4 لاکھ کر دیا ہے ہم نے، 4 لاکھ کا معاملہ ہے، اور عزت بے عزتی کا بھی۔ سیٹھ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں جی، میں جان لڑا دوں گا، عادل نے کہا۔ عادل نے واقعی اس مقابلے میں جان لڑا دی۔ یہ مقابلہ 7-8 روز بعد ہوا، سینکڑوں لوگ جمع تھے، اخباری نمائندے اور ٹی وی کے 2-4 رپورٹرز بھی آئے ہوئے تھے۔ کھجور کے دونوں تنوں کے ارد گرد سینکڑوں تماشائی منتظر تھے۔ پورا احاطہ روشنیوں میں چکمگا رہا تھا۔ رانا سیٹھ نے عادل کو کھل کر تو نہیں بتایا تھا، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مقابلے پر موٹی رقموں کی شرطیں وغیرہ بھی لگائی گئی ہیں۔ عادل کا مقابل لڑکا اپنے سائیں اور کچھ دیگر لوگوں کے ہمراہ یہاں پہنچا تھا۔ وہ گہری گندمی رنگت والا شریرے بدن کا تھا۔ سنا تھا کہ وہ درخت پر چڑھنے کے علاوہ بلندی سے پکی زمین پر چھلانگ لگانے اور تنے ہوئے رسے پر چلنے جیسے کاموں میں بھی ماہر ہے۔ اس لڑکے نے واقعی خوب مقابلہ کیا۔
पहली चढ़ाई में तो उसने आदिल को तकरीबन हरा ही दिया था, मगर दूसरी चढ़ाई में आदिल ने हकीकी मायनों में सरतोड़ कोशिश की। उसकी खाल ने कई जगह से छिलकर खून उगला और उसकी सांस सीने में खंजर की तरह चली, मगर वो कमान से छूटे हुए तीर की तरह अपने हदफ की तरफ बढ़ता गया और अपने मद्दे मुकाबिल को एक वाज़ेह फर्क से हरा दिया। उस चढ़ाई में आदिल ने अपना साबिका रिकॉर्ड भी आधे सेकंड के फर्क से बेहतर कर लिया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। आदिल का ख्याल था कि उसे कुछ इनामी रकम दी जाएगी, लेकिन इस बार भी 10,000 रुपए का सिर्फ वादा ही हुआ। अभी पिछला 30,000 वाला इनाम भी उसे नहीं मिला था। हाँ, इतना जरूर हुआ कि सेठ साहब ने उसे माहाना तनख्वाह मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज पहले ही दे दी थी, यानी 20,000 के नोट उसकी जेब में आ गए। क्लब के इहाते में भपशी के बजाय उसकी पेंटिंग बुलंद पोल पर आवेजा थी। सेठ साहब ने वादे के मुताबिक अभी उसकी वालदा के लिए कुछ नहीं किया था। आदिल ने सोचा, चलो जितनी देर तक लाहौर में किसी रिहाइश का बंदोबस्त नहीं होता, वो वालदा को गुजरावाला में अपने बड़े खालू अता शाह के यहां मुंतकिल कर दे। वो रात को अंधेरा होने के बाद अपने गांव लाली पहुंचा। वो यहां किसी के सामने आना नहीं चाहता था, और चौधरियों के सामने तो बिल्कुल नहीं। चौधरी के बेटे नासिर के साथ उसकी लड़ाई की खबर पूरे गांव को मिल चुकी थी। आदिल ने रातों रात ही वालदा को तैयार किया और फिर मुंह अंधेरे उन्हें वहां से लेकर गुजरावाला के लिए रवाना हो गया। गुजरावाला में वालदा का इंतजाम हो गया तो वो कदरे मुतमईन नजर आने लगा। अब वो ज्यादा यकसुई से अपनी मसरूफियात की तरफ तवज्जो दे सकता था। वो काम तो कर रहा था, मगर अपनी आमदन और आगे बढ़ने की रफ्तार से मुतमईन नहीं था। उसने ताया के डेरे पर खड़े होकर दावा भी तो गैर मामूली कर लिया था। ये कोई 5-10 लाख की बात नहीं थी, 2-2.5 करोड़ की बात थी। 3 साल में 2.5 करोड़ ये जागती आंखों का ख्वाब ही लगता था। आदिल के पास दिन के ज्यादातर हिस्से में कोई खास मसरूफियत नहीं होती थी। उसने सोचा क्यों ना वो अपने गांव के अब्दुल कदीर की तरह खुद भी कबाड़ का काम शुरू कर दे। कदीर ने इसी काम से पिछले 2.5-3 साल में न सिर्फ बहुत सी मशीनें खरीद ली थीं, बल्कि अपना एक प्लॉट भी ले लिया था। उस प्लॉट से भी उसे काफी फायदा हुआ था, यानी वो 2-4 सालों में सिफर से 50-60 लाख की असामी बन चुका था। बहरहाल ऐसा कोई काम शुरू करने से पहले जरूरी था कि राना सेठ से इजाजत ले ली जाए। एक दिन उसने राना सेठ से बात की। सेठ ने कहा, आदे देखो, असल बात फिर तुम्हारे जहन से निकल रही है। हमने लाहौर में मुस्तकिल नहीं ठहरना है। ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 माह बाद हमें सियालकोट जाना होगा और फिर आगे किसी और शहर में। तुम अपने कबाड़ के इस काम को साथ साथ तो लेकर नहीं फिर सकते ना? सेठ जी, मैंने इसका भी सोचा है, आदिल ने एतमाद से जवाब दिया। मेरा यार अब आपकी दुआ और मदद से सेहतियाब है। मैं ये काम शुरू करके उसके हवाले कर देता हूं। जब हम लाहौर में नहीं होंगे वो देखभाल करता रहेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, राना सेठ ने जवाब दिया। आदिल के अंदर एक अजीब सी बेकरारी थी जो हर वक्त उसे मुतहर्रिक रखती थी। एक तरंग, एक लहर, आग की एक लपट सी। उसके सीने में हर पल कुछ सुलगता रहता था जो उसे गैर मामूली तवानाई फराहम करता था। 2 तनख्वाहें मौसूल हो चुकी थीं। वो बड़ी किफायत शुआरी से खर्च करता था। तकरीबन 35,000 रुपया उसके पास मौजूद था। 10-15 हजार की बचत सादिक के पास भी थी। उन्होंने खाली प्लॉट किराए पर ले लिया। उस पर टीन की बुरी भली छत डाली, बड़े साइज का तराजू यानी कुंडा खरीदा और कबाड़ का काम शुरू कर दिया। साइकिलों और रेडियो वाले कबाड़िए उनके पास आने लगे और अपना माल फरोख्त करने लगे। वो क्या कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बंदा जब किसी काम में पड़ता है तो फिर उसकी असल मुश्किलात और ऊंच नीच का इल्म होता है। आदिल बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहता था, मगर दीगर कामों की तरह इस काम में भी कई हेर फेर थे। खासतौर से वजन और तोल की चक्करबाजी इसमें शामिल थी। आदिल का दूसरा काम भी कामयाबी से जारी था। उसकी वजह से राना सेठ के क्लब की काफी शोहरत हुई थी। राना सेठ क्लब के साथ ही एक्सरसाइज जदीद मशीनों का स्टॉल भी लगाता था। ये स्टॉल भी मामूल से ज्यादा चल रहा था। उन दिनों अभी टीवी चैनल इतने ज्यादा तो नहीं थे, फिर भी एक चैनल ने उसके मुजाहिरों को अपनी स्क्रीन पर दिखाया और तारीफ की। वक्तन फवक्तन सख्त मद्दे मुकाबिल भी क्लब में आते रहते थे, मगर अभी तक कोई भी आदिल से सबकत ले जाने में कामयाब नहीं हुआ था।
मौका पड़ने पर वो बड़े एहतमाद से स्टार्टिंग पॉइंट पर आता, घड़ियाल पर चोट पड़ते ही बिजली की रफ्तार से 36 फुट ऊंचे तने पर चढ़ता और देखने वालों को हैरान कर देता। आजकल डिजिटल स्टॉप वॉच पर उसका रिकॉर्ड टाइम 11.5 सेकंड चमकता था और देखने वालों को चैलेंज करता था। राणा सेठ ने उसे अभी तक रिहाइश फराहम नहीं की थी। वो उस खाली प्लॉट में ही रह रहा था जहां वो और सादिक कबाड़ का सामान इकट्ठा करते थे। यहां कच्ची छत डालकर उन्होंने एक और नीम पुख्ता कमरा सा बना लिया था। एक रोज गांव से उसके बचपन का दोस्त शाहिद उर्फ डॉक्टर उससे मिलने के लिए आया। वो दोनों आपस में हर तरह की बात कर लिया करते थे। आदिल और शहजादी की हमराज रेहाना, जो लाली गांव में आदिल की पड़ोसन थी, शाहिद की मामूजात भी थी। रेहाना के जरिए ताया फरासत अली की हवेली की बातें शाहिद को मालूम हुई और उसने ये सूरत हाल आकर आदिल को बताई। शाहिद ने कहा, यार वहां अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही है। पिछले हफ्ते चौधरी मुख्तार ने तुम्हारे ताया जी और उनके सारे घर की काफी बड़ी दावत की है अपने घर में। शहजादी भी गई हुई थी। लंबे चौड़े इंतजाम थे वहां। लंबे चौड़े क्या मतलब? बड़े ठाट बाट दिखाए हैं चौधरी मुख्तार ने तुम्हारे ताया साहब को। गुजरावाला से बावर्ची बुलाए गए थे। कोई 20 तरह के खाने थे। मुर्गाबी और हरन वगैरह का गोश्त था। लोग पंजाबी गीत गाने वाले भी आए हुए थे। सुना है 4-5 लाख रुपया तो उन गाने वालों को ही दिया गया था। दावत किस सिलसिले में थी? यार ये वड्डे लोग जब वड्डे लोगों की दावतें करते हैं ना, तो इसके लिए कोई वजह की लोड़ नहीं होती। वैसे उस दावत में तो शायद थोड़ी बहुत वजह भी है। रेहाना ने बताया है कि चौधरी मुख्तार तुम्हारे ताया से जो मेल जोल बढ़ा रहा है, तो उसके पीछे शहजादी का रिश्ता ही है। उसने छोटे चौधरी नासिर के लिए सरसरी तौर पर शहजादी का रिश्ता मांगा है और अंदर खाने की खबर यह है कि तुम्हारे ताया जी ने इनकार भी नहीं किया। क्या मतलब? इकरार किया है? आदिल की धड़कन रुक सी गई। नहीं, इकरार भी नहीं किया। यानी अभी यही कहा है कि वक्त आने पर देखा जाएगा। बच्चे अभी छोटे हैं। शायद उनका मतलब यह होगा कि शहजादी अभी छोटी है। आदिल एक तवील हूं करके खामोश हो गया। चंद लम्हे बाद पुरसोच अंदाज में बोला, रेहाना ने कुछ और भी बताया है क्या? यही कि शहजादी आजकल बहुत उदास रहती है। कभी कभी उसकी आंखें रोने से सुर्ख नजर आती हैं। लेकिन अब वो रेहाना से तुम्हारे बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं करती। शायद उसने इस बारे में कोई कसम खाई हुई है। वैसे तुमने शहजादी को कोई पैगाम देना हो तो दे दो। हो सकता है रेहाना तुम्हारी बात शहजादी तक पहुंचा दे। क्या पैगाम दूं शाहिद? मैंने जो कुछ उससे कहना था कह दिया है और मैं उस पर कायम हूं। मैं उसको हासिल करने के लिए वो सब कुछ करूंगा जो मेरे बस में है। अगर कामयाब हो गया तो एक दिन उसके पास गांव पहुंच जाऊंगा, और अगर नाकाम हो गया तो फिर कभी उसे शक्ल नहीं दिखाऊंगा और हो सकता है कि खुद को मिट्टी के नीचे ही छुपा दूं। आदिल की आंखों में नमी देखकर शाहिद भी उदास हो गया। भर्राई हुई आवाज में बोला, ऐसी बातें ना कर यार। तेरे इरादे नेक हैं तो सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह कोई ना कोई राह निकाल ही देगा। वैसे तू कोई पैगाम शैगाम भेज दे शहजादी बहन को, उसको हौसला मिलेगा। नहीं शाहिद, मैंने ताया से वादा किया है, अब शहजादी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखूंगा। अगर कभी मिलूंगा तो उनकी इजाजत से मिलूंगा। शाहिद उसका बचपन का यार था। समझ गया कि वो इस मामले में कोई बात नहीं करेगा। मौजू बदलते हुए बोला, तेरा ये कबाड़ वाला काम कैसा जा रहा है? बस यार चल ही पड़ा था, लेकिन अब एक मसला हो गया है। वो क्या? ये किराए का प्लॉट है। मालिक ने कहा है कि अगले महीने खाली कर दो। अब फिर कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। पता नहीं कोई ढंग का ठिकाना मिलता भी है या नहीं। आदिल के लहजे में परेशानी की झलक थी। इसी दौरान में प्लॉट से बाहर बड़ी गाड़ी रुकने और दरवाजा बंद होने की आवाजें आईं। साथ ही गेट पर दस्तक हुई। यह दोपहर का वक्त था। मौसम अबरालूद था। कभी हल्की और कभी तेज बारिश हो रही थी। आदिल एक प्लास्टिक का टुकड़ा सर पर ओढ़कर फाटक तक गया। बाहर एक कोरोला कार खड़ी थी। गेट पर 55-60 साल का एक तराज कद शख्स मौजूद था। उसकी काठी मजबूत और सर के बाल लंबे थे। घनी भवों और छोटी छोटी सफेदी माइल दाढ़ी ने
اس کے سرخ و سفید چہرے کو ایک باوقار رنگ دے رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر نمایاں چیز اس کی بڑی بڑی پرسوچ آنکھیں اور اس کے رخساروں کی ابری ہوئی مضبوط ہڈیاں تھیں۔ یہ ہڈیاں اس کی سخت جانی اور جانفشانی کو ظاہر کرتی تھیں۔ اس نے پینٹ کے اوپر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ ایک ملازم ٹائپ شخص اس کے سر پر چھتری تانے کھڑا تھا۔ جی فرمائیں، عادل نے ذرا حیرت سے کہا۔ تمہارا نام ہی عادل ہے نا؟ عادل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا میں تمہارا تھوڑا سا وقت لے سکتا ہوں؟ دراصل میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، عادل نے کہا۔ یہاں آپ کے لائق بیٹھنے کی جگہ تو نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جہاں تم بیٹھ سکتے ہو وہاں میں بھی بیٹھ سکتا ہوں، ہم دونوں انسان ہی تو ہیں۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ اس کے لب و لہجے میں عجیب سا فلسفیانہ آہنگ تھا۔ اچھا تو پھر آئیے، عادل نے ذرا چچکتے ہوئے کہا۔ بارش کچھ تیز ہو گئی تھی۔ وہ دونوں جلدی سے اس چھوٹے سے کمرے میں آ گئے جہاں اینٹوں کے چولہے پر آگ روشن تھی۔ عادل کے اشارے پر صادق نے پلاسٹک کی ایک کرسی کو اچھی طرح جھاڑا۔ بیٹھیے جناب، عادل نے کہا۔ وہ شخص بڑی تمکنت سے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں اب عادل کو لگ رہا تھا کہ اس نے اس باوقار چہرے کی جھلک پہلے بھی کہیں دیکھی ہے۔ اس کا ملازم جو ڈرائیور تھا واپس گاڑی میں چلا گیا۔ عادل کے اشارے پر صادق بھی باہر نکل گیا اور ٹین کی چھت والے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ داڑھی والے شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام سرمت ابدال ہے، بس گزر اوقات کے لیے یہاں لاہور میں ایک چھوٹی سی فیکٹری رکھی ہوئی ہے، وہاں ایکسرسائز مشینیں وغیرہ بنتی ہیں۔ ویسے میرا اصل شوق سیاحت ہے، اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق بہت سے سفر کیے ہیں، ملک کے اندر بھی اور باہر بھی۔ خیر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ہم اس پر بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ فی الحال میں تمہیں یہاں اپنے آنے کی وجہ بتانا چاہتا ہوں، اور یقیناً یہی سوال اس وقت تمہارے ذہن میں بھی شدت سے ابھر رہا ہوگا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، داڑھی والے شخص نے اپنی چھوٹی سی داڑھی میں انگلیاں چلائیں اور کہا، میں پچھلے 10-15 روز سے وہاں نمائش میں جا رہا ہوں اور تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم جو کچھ وہاں کر رہے ہو اس نے مجھے حیران کیا ہے اور کسی حد تک مایوس بھی۔ ایک لمحہ توقف کر کے اس شخص نے بغور عادل کا چہرہ دیکھا۔ عادل کو لگا کہ یہ شخص بندے کے اندر تک جھانک لیتا ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حیرانی کی وجہ تو یقیناً سامنے کی بات ہے، اور یہ بات سب کو ہی معلوم ہے کہ تم درخت پر چڑھنے کا جو مظاہرہ کرتے ہو وہ بے حد متاثر کرنے والا ہے۔ بے شک اس میں تمہاری بہت سی مشق بھی شامل ہے اور تجربہ بھی۔ بہرحال بجلی کی سی رفتار سے درخت کی چوٹی پر پہنچنا اور ہاتھ مار کر سرخ جھنڈی کو گرانا ایک قابل دید منظر ہوتا ہے۔ مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی جلد ہی تمہارے اس ریکارڈ کو توڑ سکے گا۔ یہ بالکل گاڈ گفٹڈ ہے۔ بہت شکریہ، عادل نے کہا۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں مایوسی والی بات کی طرف آتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ مجھے لگا ہے کہ تم خود کو ضائع کر رہے ہو، بالکل ضائع کر رہے ہو۔ یہ کرکٹ، ہاکی یا جمناسٹک وغیرہ کی طرح کوئی ایسا کھیل نہیں جس میں بندہ آگے بڑھ سکے، نام پیدا کر سکے، ملک میں اور ملک سے باہر کامیابیاں سمیٹ سکے۔ میں اپنے تجربے اور اپنی نالج کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ قدرت نے تمہیں ایک زبردست صلاحیت دی ہے۔ اس صلاحیت کو اگر کوئی مناسب راستہ نہ ملا تو یہیں کھجور کے درختوں پر چڑھ چڑھ کر اور الٹے سیدھے کاموں میں حصہ لے کر ضائع ہو جائے گی۔ میں سمجھا نہیں جناب، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس شخص نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ سیاہ بادلوں نے عین دوپہر کے وقت ہی شام کا سما پیدا کر دیا تھا۔ اچانک کالے بادلوں میں بجلی کا ایک لہریہ چمکا۔ اس لہریے کا عکس اس شخص کی سوئی ہوئی خوبصورت آنکھوں میں نمایاں ہو کر اوجھل ہو گیا۔ 2-3 سیکنڈ کے وقفے سے بادل دھاڑے اور یوں لگا کہ اس کمرے کے بلکہ پورے شہر کے در و دیوار لرز گئے ہیں۔ اس نے چولہے میں روشن آگ پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تم مستقبل بینی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میرا مطلب ہے آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے جان جانے کا غم۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جی،
मेरी तालीम तो बहुत ही कम है। बस इतना पता है कि गैब का इल्म सिर्फ ऊपर वाले को है। हम तो सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। गैब का इल्म सिर्फ ऊपर वाले को है। हम तो सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। ये अंदाजे हम उस ऊपर वाले की दी हुई अकल समझ से ही लगाते हैं। ये काम भी ऊपर वाले ने हमारे ऊपर ही छोड़ दिया है कि हम अपनी अकल को कितनी तवज्जो और यकीन के साथ काम में लाते हैं। मुस्तकबिल के बारे में जानने का इल्म क्या है? ये कोई सिफली अमल या जादू टोना नहीं है। ये सारा समझबूझ और सोच बचार का खेल है। अगर हम अपने खुदा की दी हुई अकल को ठीक से इस्तेमाल करें और चीजों को पूरी बारीक बीनी से परख कर हालात पर गौर करें तो हम मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयां कर सकते हैं। लेकिन जनाब, ये तो सिर्फ अंदाजा हुआ ना। अंदाजा लगाने की सलाहियत जब उरूज पर पहुंचती है तो यही पेशगोई और मुस्तकबिल बीनी बन जाती है। हमारे इर्द गिर्द के हालात और मनाजिर में बहुत छोटी छोटी तब्दीलियां हर वक्त रोनुमा होती रहती हैं। हमारा जहन उनमें से कुछ को नोट कर लेता है और अक्सर को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन जो लोग मुस्तकबिल में झांकते हैं वो ज्यादा को नोट करते हैं और कम को नजरअंदाज करते हैं। धीरे धीरे वो इस काबिल हो जाते हैं कि बदलने वाले हालात के बारे में पेशगी अंदाजा लगाते हैं। शायद तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि आज के साइंसदान और दानिश्वर यही समझते हैं कि इंसान अपनी दिमागी सलाहियत का बिल्कुल मुख्तसर सा हिस्सा इस्तेमाल करता है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है और लाश के साथ कब्र में चला जाता है। आपकी बातें कुछ समझ में आ रही हैं और कुछ नहीं, फिर भी आपकी सारी बातें दिल पर असर कर रही हैं। आदिल बोला, देखो, मैं अपने ख्याल की वजाहत एक मामूली सी बात से करता हूं, सरमद साहब ने कहा और अपनी जेब से एक छोटी सी सियाह नोटबुक निकाली। फिर जैकेट की जेब से एक कलम निकाला और उस पर कुछ लिखकर मेज पर रख दिया। आदिल समझा कि वो इस बारे में कोई शायद बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आदिल के वालिदैन और उसके घर बार के बारे में उमूमी सवालात करते रहे। चूल्हे में आग रोशन थी और चंद मोटी लकड़ियों को लगने के बाद आग मजीद रोशन हो गई थी। आदिल ने तपिश से बचने के लिए अपनी कुर्सी थोड़ी से पीछे खिसकाई। शीशे के गिलास में कुछ चाय बची हुई थी। वो उलट गई, ताहम कच्चे फर्श की वजह से गिलास टूटने से बचा रहा। आदिल ने गिलास को जल्दी से उठाकर सीधा किया। ऐसा करने के लिए वो जब नीचे झुका तो उसकी कमीज के सामने वाली जेब से कई कागजात फिसल कर गिर गए और इधर उधर बिखर गए। उनमें रसीदें वगैरह थीं और 40-50 रुपए के करेंसी नोट होंगे। आदिल ने उन्हें जल्दी जल्दी समेटा। सरमद साहब मुस्कुराए। लगता है कि मेरी मौजूदगी तुम्हें नर्वस कर रही है। मेरा मतलब है, परेशान हो तुम? नहीं 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 सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे तो आपकी बातें अच्छी लग रही हैं। पता है क्यों अच्छी लग रही हैं? वो सवालिया नजरों से सरमद साहब का चेहरा देखने लगा। नीम तारीख कमरे में आग की रोशनी चेहरे को अजीब सा तासुर दे रही थी। लंबे बालों की एक लट उनकी कुशादा पेशानी पर झूल रही थी। होले से बोले, इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत करीब से देख रहा हूं और महसूस कर रहा हूं। मुझे तुम्हारे अंदर कुछ नजर आ रहा है। तुम्हारा मुस्तकबिल, तुम्हारी आने वाली जिंदगी और जो कुछ नजर आ रहा है वो बहुत खुशकुन है और हैरत अंगेज भी। मैं तुम्हें एक बहुत ऊंची जगह पर देख रहा हूं आदिल, एक ऐसे मकाम पर जहां कम ही लोग पहुंचते हैं। लेकिन तुम्हारे और उस मकाम के दरमियान कोई सीधा रास्ता नहीं है। एक बड़ा मुश्किल और पुरपेच सफर है। ये आग और बर्फ के साथ समंदर हैं। क्या तुम आग और बर्फ के साथ समंदर पार करने की हिम्मत रखते हो? वो खोई खोई सी आवाज में बोलते चले गए। आदिल हवन्नकों की तरह मुंह खोले बैठा था। उन्होंने उसकी पेशानी देखी और बोले, मेरा मतलब मुश्किलात से है। मैं तुम्हें बहुत ऊंचे मकाम पर देख रहा हूं, मगर बहुत सी मुश्किलात के बाद और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम मुश्किलात से टकराने की हिम्मत रखते हो। कोई तवानाई है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है। एक बेकरारी है, एक ऐसी बेचैनी जो लोगों में शाज़ो नादिर ही नजर आया करती है। इस बेपनाह बेचैनी और तवानाई को अगर दुरुस्त रास्ता मिल गया तो तुम्हारा मुश्किल सफर आसान हो सकता है। क्या तुमने किसी से प्यार किया है?
انہوں نے آخری الفاظ ایک ہی دم کہہ ڈالے۔ عادل بھونچکا سا رہ گیا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ کسی سے پیار کیا ہے تم نے؟ کسی کو بہت شدت سے چاہا ہے؟ بہت زیادہ شدت سے؟ اس مرتبہ سرمد صاحب کا لہجہ سوالیہ نہیں تھا، آگاہ کرنے والا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ شرماؤ مت عادل، یہ سلسلہ تو آدم حوا سے چلا آ رہا ہے، اور تمہاری عمر میں پیار نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ مجھے بتاؤ، مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، میں بھی تمہیں تمہارے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ میں پچھلے کافی دنوں سے نمائش پر جا رہا ہوں اور تمہیں وہاں دیکھ رہا ہوں۔ میں اگر یہاں پہنچا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، بہت خاص وجہ۔ تم مجھے اپنے بارے میں معلومات دو عادل، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ باتیں بس میرے اور تمہارے درمیان رہیں گی۔ پلیز عادل، مجھے غیر نہ سمجھو اور اپنا بزرگ بھی نہ سمجھو، مجھے اپنا دوست سمجھو۔ میں جانتا ہوں تم مشکل میں ہو، میں تمہیں اس مشکل سے نکال کر ایک بہت بڑی آسانی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں عادل کا دل اس مہربان شخص کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے ساتھ کے بعد ہی اسے لگنے لگا تھا کہ وہ انہیں مدتوں سے جانتا ہے، اور وہ ایسے ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ خود کو اپنی تمام تر الجھنوں کے ساتھ ان کی غیر معمولی دانش کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ذات میں کئی باتیں انوکھی محسوس ہوتی تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ عادل کو ان کے خوبصورت ہاتھوں پر کچھ گٹے سے نظر آ رہے تھے، سیاہی مائل سخت جلد، جس کی وجہ عموماً کڑی محنت مشقتی ہوتی ہے۔ باہر بارش مسلسل جاری تھی۔ صادق نہ جانے کہاں سے صاف ستھرے برتنوں میں چائے لے آیا تھا۔ اس نے ایک پیالی باہر گاڑی میں ڈرائیور کو پہنچا دی تھی، باقی سرمد صاحب اور عادل کے سامنے رکھ دی تھی۔ عادل نے اپنے حالات ابتدا سے لے کر انتہا تک سرمد صاحب کے گوش گزار کر دیے۔ اپنی یتیمی بہنوں کی شادیاں، بیماری، غربت، اور پھر غربت میں شہزادیوں جیسی شہزادی سے محبت، اور محبت بھی ایسی جس نے اسے بنیادوں تک ہلا دیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح لالی گاؤں کے چودھری اس کی محبت پر ڈاکہ ڈالنے کی فکر میں ہیں، اور کس طرح اس نے 2.5-3 ماہ پہلے اپنے تایا کے ڈیرے پر کھڑے ہو کر ایک بلند بانگ دعویٰ کر لیا ہے، اور اب اس دعوے کی لاج رکھنے کے لیے شب و روز انگاروں پر چل رہا ہے۔ عادل کی اس رودات کے دوران میں سرمد صاحب گاہے بگاہے اسے سوالات بھی پوچھتے رہے۔ ان کی آنکھوں کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے عادل جو کچھ بھی بتا رہا ہے ان کی توقعات اور اندازوں کے مطابق ہی ہے۔ عادل کی بات اپنے اختتام کو پہنچی تو سرمد صاحب نے ایک سانس لے کر چولہے میں آگ درست کی اور بولے، بہت لمبا سفر ہے تمہارا، بہت تیز تیز چل رہے ہو، لیکن تمہارے قدم بہت چھوٹے ہیں۔ ان چھوٹے قدموں کے ساتھ بہت تیز چلو گے یا بھاگو گے تو گر پڑو گے۔ میں دیکھ رہا ہوں، بہت کچھ سمجھ رہا ہوں۔ کیا تم گرنا چاہتے ہو؟ میں پھر کہوں گا، مجھے آپ کی باتیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں سر، لیکن میں گرنا نہیں چاہتا۔ میں شہزادی کو پانے کے اس سفر میں گرنا نہیں چاہتا۔ پورے ہوش و حواس اور ارادے سے کہہ رہے ہو؟ جی سر۔ تو پھر آج یہاں اس برستی بارش والی شام میں اس آگ کے سامنے اور اس چھت کے نیچے ایک فیصلہ کر لو۔ کیسا فیصلہ سر؟ جو میں کہوں گا مانو گے، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس پر عمل کرو گے۔ اس کے بدلے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں عادل، میں تمہیں منزل تک پہنچا دوں گا۔ وہ سب کچھ تمہیں حاصل ہوگا جس کا تم نے ارادہ کیا ہے۔ ہاں عادل، میں ایک حقیر سا بندہ ہوں، لیکن قدرت نے مجھے تھوڑی سی باریک بینی عطا کی ہے۔ اس کی بخشی ہوئی عقل کا حق تو ہم میں سے کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ بس اس عقل میں سے تھوڑا سا حصہ میں استعمال کرنے کے قابل ہو سکا ہوں، اور میری اتنی سی کامیابی نے مجھے کافی دور تک دیکھنے کے قابل بنا دیا ہے۔ یعنی آپ کا خیال ہے کہ آپ آنے والے وقت کے بارے میں جان جاتے ہیں؟ سرمد صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، شاید میں نے بے دھیانی میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس سے تم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے۔ میں تو کسی اندھے کی طرح ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوں، وہ اپنی قدرت کاملہ سے کسی وقت میرے ذہن کو درست سمت میں منتقل کر دیتا ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ کوئی جادوئی یا ماورائی علم نہیں، نو انسان کو خدا کی بخشی ہوئی دانش ہے، جس کا کچھ حصہ مجھ جیسے لوگ استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے اس ڈائری میں کچھ لکھا تھا اور بتایا بھی نہیں کہ کیا لکھا تھا۔
हाँ, मैं भूल गया। बस एक छोटी सी बात थी, तुम्हें फकत ये समझाने के लिए कि मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाने की हिस्स किस तरह परवान चढ़ती है। उन्होंने डायरी खोली और लिखा हुआ सफा आदिल के सामने कर दिया।